नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल में हम लोगों ने एक यूपीएससी और पीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए इतिहास विषय की एक क्विक रिवीजन क्लास शुरू की है और इसी क्विक रिवीजन क्लास में अब तक हम लोग इतिहास में पढ़ रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन किया था। आज अब अपने इस अध्ययन के दौरान हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में किस किस को देख चुके थे। प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, प्राचीन भारतीय इतिहास में हमने क्या क्या पढ़ा था, इसमें अगर हम बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ चुके थे। यानी कहने का मतलब है हम स्टोन एज, मेटल एज, चारकोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज तक पढ़ लिए थे। यानी इस अध्ययन के दौरान हमने न पाषाण कालीन मनुष्य, उसके द्वारा किए जाने वाले आवास, उसके द्वारा की गई खोजें, इनके बारे में पढ़ा था। और इसके साथ ही हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता कैसे नगरीय सभ्यता बनी, भारत में किस किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से लाते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ रहते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की क्या मनोरंजन थे, उनकी रिलीजियस मान्यताएं क्या थीं, कल्चरल प्रोग्राम क्या होते थे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज उसी कड़ी में हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे और वो टॉपिक है हमारा इसी समय का प्राचीन भारतीय इतिहास का, और वो टॉपिक है हमारा वैदिक पीरियड। कौन सा पीरियड है मित्रों? वैदिक पीरियड। यानी वैदिक पीरियड यानी वैदिक समय, वैदिक काल, जो कि भारत का जब तक हड़प्पा सभ्यता मित्रों नहीं खोजा गया था तब तक इस समय को भारत का सबसे प्राचीन समय कहा जाता था। वैदिक काल को क्या कहा जाता था? भारत का सबसे एंशिएंट पीरियड कहा जाता था। लेकिन जब 1921, 23, 22 में हड़प्पा सभ्यता खोज लिया गया, तब ये जाना गया कि भारत में इससे पहले भी बहुत बड़ी सभ्यता, बहुत बड़ी संस्कृति फल फूल रही थी, जिसे हम लोगों ने प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल के फर्स्ट फेज़ में पढ़ा था। आज हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो वैदिक संस्कृति जो है वो मित्रों दो फेज़ों में बटी हुई है। कितने में बटी हुई है मित्रों? दो फेज़ों में। एक जो होती है वो समय कौन सा कहलाता है? वो समय है आपका ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल है मित्रों? ऋग्वैदिक काल। ठीक है। और दूसरा जो है उसे हमने कहा है बांटा गया है उत्तर वैदिक काल में। किस में बांटा गया है? उत्तर वैदिक काल में। यानी कहने का मतलब है एक समय है आपका पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड है और दूसरा समय है आपका ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है मित्रों, एक है आपका पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड और दूसरा है आपका ऋग्वैदिक पीरियड। तो इस समय को जब हम बांटते हैं मित्रों, तो इसका अलग अलग टाइम जोन्स हैं। ठीक है। जैसे हम इसके बारे में बात करें तो अगर हम इसके समय के बारे में बात करें, किस वाले समय को इस समय में रखा गया है, तो 1500 BC से कब तक? 1500 BC से 1000 BC। 1500 BC से 1000 BC तक के समय को क्या कहा गया है? ऋग्वैदिक काल कहा गया है। और ऐसे ही 1000 BC से 600 BC तक के समय यानी 6वीं शताब्दी तक के समय को क्या कहा गया है? ये आपका ऋग्वैदिक, उत्तर ऋग्वैदिक काल कहा गया है। यानी जैसे अगर हम बात करते हैं किस फेज़ में क्या है, तो ये आपका वैदिक पीरियड के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्या है आपका? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है। अब बात आती है कि इस समय के लोग
कौन से कहलाते थे या किस समय, इस समय के जो लोग थे वो किस कैटेगरी में आते थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो दोनों फेज़ हैं मित्रों, ये जो दोनों फेज़ हैं, ये यहाँ पर रहने वाले लोग, इन दोनों फेज़ों में रहने वाले लोग क्या कहलाते थे? अपने आप को आर्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे? आर्य। आर्य का यदि हम अर्थ या इसके मीनिंग के बारे में बात करें, इसके अर्थ के बारे में बात करें, तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। यानी जो अपने आप को श्रेष्ठ, महान मानते हैं, उन्हें ही हमने क्या बोल दिया? आर्य बोल दिया था। क्या बोल दिया था मित्रों? आर्य बोल दिया था। ठीक है। जब इसमें ये आर्य की बात चलती है तो बात यहाँ पर ये भी उठती है मित्रों कि कौन से लोग आर्य कहलाते हैं या आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। बेसिकली ये कहाँ पर रहा करते थे, इसके बारे में बात आती है कि बेसिकली ये लोग कहाँ पर रहते थे। तो आर्यों के यदि हम निवासी के बारे में बात करें तो मित्रों, आर्यों के अगर हम निवास या इनके निवास होने की बात करें, यहाँ का इनका रेसिडेंस था, मूल निवासी कहाँ के थे, इसके बारे में बात करें, जो कोई पूछा जाता है तो मूल निवासियों के रूप में अलग अलग हिस्टोरियन के या अलग अलग स्कॉलरों के अलग अलग क्या हैं, अलग अलग इन लोगों के फैक्ट्स हैं। कैसे, क्या फैक्ट्स हैं, ज़रा उसे समझते हैं। इसमें अगर हम बात करें अलग अलग क्या फैक्ट्स हैं इसमें, तो हम देखेंगे कि कौन से आर्य किस कहाँ के निवासी थे। तो एक एक स्कॉलर हुए हैं जिनका नाम था मैक्स मूलर। क्या नाम है? मैक्स मूलर जो हैं, उन्होंने कहाँ पर बताया है? तो मैक्स मूलर ने आर्यों को कहाँ का मूल निवासी बताया है? तो उन्होंने मध्य एशिया, कहाँ का बताया है इन्हें मूल निवासी? मध्य एशिया का मूल निवासी बताया है। मध्य एशिया यानी किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, यानी इस वाले सारे सेंट्रल एशिया का जो क्षेत्र है वो सब के सब आपके आर्यों के अंतर्गत आते थे। इन्हें यहाँ का मूल निवासी कहा गया है। अगर यहाँ पर अगर हम और चलें तो एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को मूल रूप से कहाँ का निवासी बताया है? इन्होंने आर्यों को मूल रूप से तिब्बत का निवासी बताया है। कहाँ का बताया है मित्रों? तिब्बत का निवासी बताया है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ठीक है। दयानंद सरस्वती ने इन्हें कहाँ का निवासी बताया है? दयानंद सरस्वती ने तिब्बत का निवासी बताया है। जबकि दूसरा एक स्कॉलर हैं यानी तिलक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो तिलक जी ने इन्हें कहाँ का बताया? उत्तरी ध्रुव का बताया है निवासी। किसका बताया है? उत्तरी ध्रुव का निवासी मूल रूप से बताया था। और यहीं पर अगर हम हिटलर के बारे में बात कर लें तो हिटलर ये कहता है कि जितने भी आर्य हैं या जितने भी इंडियन, नॉर्थ इंडियन हैं, वो सब के सब कहाँ के मूल निवासी हैं? वो सब के सब जर्मनी के मूल निवासी हैं। यानी आर्यों को एक तरह से इस तथ्य के आधार पर बताया गया कि वो इस क्षेत्र के निवासी रहे होंगे। जब ये बात चल रही है तो इसमें एक बात और मित्रों चलेगी कि जो आर्य हैं वो इन जो क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, वो जब भारत आए तो भारत में इस समय कौन था? तो भारत में अभी हमने पहले देखा है कि इस समय आप देख रहे थे तो भारत में हड़प्पा कल्चर चल रहा था, यानी हड़प्पाई लोग रहते थे। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि जब ये सेंट्रल एशिया या ये तिब्बत के रीजन से भारत आए तो यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको इन लोगों ने क्या किया? पराजित किया। क्या किया? पराजित किया। और वो पराजित होकर जो आपका उत्तर भारत का जो क्षेत्र था, जैसे अगर हम यहाँ पर उत्तर भारत के क्षेत्र के बारे में बात करें कि आर्य कहाँ पर रहा करते थे, तो मित्रों आर्यों का जो क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो आर्यों का जो निवास क्षेत्र था, जो अगर हम आर्यों के क्षेत्र के बारे में बात करें, रीजन के बारे में बात करें, तो आर्य जो हैं वो
कश्मीर से लेकर कहाँ पर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपका उत्तरी राजस्थान तक। कहाँ तक आ जाएंगे, उत्तरी राजस्थान तक आ जाएंगे। और यहाँ पर यदि हम पश्चिम में बात करें तो ये अफ़गानिस्तान से लेकर किसको, अफ़गानिस्तान से लेकर वेस्टर्न पश्चिमी गंगा के क्षेत्र में ये क्या करेंगे, गंगा के क्षेत्र तक इनका क्षेत्र क्या होगा, विस्तृत होगा। यानी कुल मिला के कश्मीर से उत्तरी राजस्थान का जो ये रीजन है भारत का, ये पूरा रीजन किस नाम से जाना जाएगा, ये आर्यों के रहने के कारण ये पूरा रीजन आर्यावर्त के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा मित्रों, आर्यावर्त के नाम से जाना जाएगा ये पूरा रीजन। यानी अफ़गानिस्तान से लेकर उत्तरी यमुना गंगा का मैदान, कुल मिला के आप वेस्टर्न यूपी ले सकते हैं। यहाँ पे आपका पंजाब भी आ गया, हरियाणा भी आ गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी आ गया। ये पूरा रीजन जो है वो आर्यों के अंतर्गत आता था मित्रों। ठीक है, पूरा रीजन किसके अंतर्गत आता था, आर्यों के अंतर्गत आता था। ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे की जो कहानी आती है वो इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। जैसे आर्यों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है कि आर्य जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, जो वैदिक सभ्यता है, जो ऋग्वैदिक काल का पीरियड है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल की पीरियड सभ्यता जो है वो कैसी है, वो एक तरह से ग्रामीण सभ्यता है। कैसी है, ग्रामीण सभ्यता है। यानी ये जो सभ्यता है वो आपकी रूरल सिविलाइजेशन है। कैसी है मित्रों, रूरल सिविलाइजेशन के तौर पर ये जानी जाती है। यानी ये एक ऐसी सभ्यता है जो किस पर है, ग्रामीण सभ्यता पर आश्रित है। यहीं पर यदि हम आगे की बात करें तो ये जो रूरल सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है, ये जो ग्रामीण सभ्यता है ये आपकी जो ग्रामीण है ये जो निकली है या जिसके ये निर्माण हुआ है या इसकी जानकारी जो हमें मिली है, कैसे हमने इसके बारे में कह दिया कि ये ग्रामीण सभ्यता है, इसकी जानकारी के स्रोत क्या हैं। तो यदि हम स्रोत के बारे में बात करें तो इनके सबसे बड़े वैदिक पीरियड के स्रोत हैं क्या, वेद हैं। क्या हैं, वेद हैं। और वेद का मतलब यदि हम बात करें यहीं पर वेद का अर्थ के बारे में बात करें तो वेद का अर्थ होता है नॉलेज, यानी आपका ज्ञान। क्या है, आपका ज्ञान जो है वो वेद का मतलब के तौर पर जाना जाता है। क्या जाना जाता है, वेद के मतलब के तौर पर जानते हैं। यानी ये आपका ज्ञान, यानी वेद क्या हो गया, आपका ज्ञान के तौर पर जाना जाता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले हमने अभी कल जो पढ़ी थी वो अपनी हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी। और हड़प्पा सभ्यता को हम लोगों ने क्या बता दिया था, हड़प्पा सभ्यता को हम लोगों ने कैसी सभ्यता बता दिया था, हड़प्पा सभ्यता को हम लोगों ने एक प्रकार की रूरल यानी कैसी शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता बता दी थी। जबकि यहाँ पर हम ग्रामीण सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्रामीण सभ्यता है इसके बारे में यदि हम जानें, ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम आगे देखें तो आगे की अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रामीण सभ्यता जो है, ठीक है, तो इसकी कुछ फीचर्स होते हैं कि यहाँ के लोग जो थे वो क्या करते थे ग्रामीण सभ्यता के। यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण सभ्यता पर आश्रित ये जो सभ्यता है, इनका जो मेन व्यवसाय था वो व्यवसाय था कृषि। क्या था, कृषि और पशुपालन। और क्या है, पशुपालन इनका व्यवसाय है। यानी इनका व्यवसाय कृषि है, पशुपालन है, ये क्या है, इनका व्यवसाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यवसाय इनका हो जाएगा। यहाँ पर एक बात ये भी समझिए कि ग्रामीण सभ्यता जो है वो कृषि और पशुपालन पर आश्रित सभ्यता थी यहाँ। ठीक है, ठीक, बात समझे यहाँ पे।
यानी अगर हम यहाँ पर एक बात और समझ लें कि ये जो है, यदि इनकी यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था पर विचार करें, क्या इस पर अर्थव्यवस्था पर विचार करें, तो ये अर्थव्यवस्था अभी व्यापार बेस्ड नहीं है, अभी इनकी अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर बेस्ड है। ठीक है, ठीक। यदि हम यहीं पर आगे अगर हम देखें कि इस समय की सोसाइटी या इस समय का समाज कैसा था, इस समय की सोसाइटी या इस समय का समाज कैसा था, तो मित्रों वैदिक पीरियड का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, यानी फादर ओरिएंटेड था। जबकि कल हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ के गए हैं और उस हड़प्पा सभ्यता को मित्रों हमने क्या बताया था, मातृसत्तात्मक था। क्या था हड़प्पा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता जो थी मित्रों वो मातृसत्तात्मक थी, जबकि ये जो है वो आपकी पितृसत्तात्मक है। बात समझे यहाँ पे, ये कौन है? ये आपकी पितृसत्तात्मक है, यानी पुरुष प्रधान बात होती है। ठीक है, ठीक। और जो ये समाज था, अभी जो समाज था वहाँ पर वो आप देख रहे थे, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो आपकी नगरीय सभ्यता थी और आपकी मातृ सत्तात्मक थी या पितृसत्तात्मक था। यानी आप कहने का मतलब ये है कि यदि परिवार जो है, तो परिवार का जो मुखिया होता था, परिवार का जो मुखिया होता था वो कौन होता था? पिता होता था। कौन होता था? पिता होता था। यहाँ ये भी बात समझिए। और ये जो पिता है इसके बारे में हमें जो जानकारी मिल रही है, इसके पिता के बारे में हमें जो जानकारी मिल रही है वो किससे मिल रही है? ऋग्वेद से मित्रों मिल रही है। किससे मिल रही है? ऋग्वेद से। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ कि ऋग्वेद में जो पिताजी का उल्लेख मिलता है वो लगभग कितने बार मिलता है? वो लगभग 335 टाइम्स, यानी 335 टाइम्स पिता का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। किसके कितने टाइम किया गया है? 335 बार ऋग्वेद में पिता का उल्लेख किया गया है मित्रों। ठीक है, यहाँ पर यदि हम आगे देखें, आगे अगर हम यहाँ पर समझें कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, पिता प्रधान होता है, घर का मुखिया होता है और इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त हो रही है। और ऋग्वेद से जो ये जानकारी प्राप्त हो रही है, इसमें अगर कोई तुमसे नंबर ऑफ पूछा जाए तो खासकर यूपी में फैक्ट पूछा जाता है कि पिता का उल्लेख कितने बार ऋग्वेद में मिल रहा है, तो मित्रों पिता का उल्लेख जो है ऋग्वेद में कितने बार मिला? 335 टाइम्स, 335 टाइम्स बार हमें ऋग्वेद का उल्लेख मिल रहा है। ठीक है, ये बात समझे आप कि नहीं समझे? ठीक है, इसके बाद यदि हम यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि जब कृषि की जा रही है तो कृषि योग्य भूमि भी, यानी भूमि का बंटवारा भी किया होगा, कृषि योग्य भूमि भी रही होगी। तो कृषि योग्य जो भूमि थी उसे क्या बोला जाता था मेरे मित्रों? उसे उर्वरा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उर्वरा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उर्वरा बोला जाता था, या इसे हम क्षेत्र के नाम से भी जानते थे। यानी जो एग्रियन भूमि लैंड होती थी उसे हिंदू आर्य लोग क्या बोलते थे? उर्वरा बोलते थे, या उसे क्षेत्र के रूप में काउंट करते थे। बात समझना ध्यान से, क्षेत्र के रूप में काउंट करते थे। यहाँ एक बात मैं बता दूं मित्रों कि यहाँ पर जो फैक्ट बताए जा रहे हैं वो आपके किसी भी एग्ज़ाम में आप जाइए यहाँ से अलग नहीं आएगा। ये जो हमने प्रोग्राम तैयार किया है ये सारी एग्ज़ाम को, खासकर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को देखते हुए ओरिएंटेड क्लास के तौर पर तैयार किया है। आप कोई भी परीक्षा दे आएँ, आपके लिए ये प्रोग्राम, ये जो हिस्ट्री की क्लास चल रही है वो आपके लिए 100% सक्सेसफुल होगी। कोई भी क्वेश्चन जब आगे आपका पेपर भी दे के आएंगे तो हम आपको टैली करके बताएंगे, और मैं दावा कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन हमारे इसी बताए हुए प्रोग्राम के अनुरूप ही होंगे। तो आप जितने फैक्ट मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो आप नोट डाउन करते जाइए। आपको सारे फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे मित्रों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या थीं? ऋग्वैदिक काल की कुछ चीज़ें थीं। ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर को समझे, सोसाइटी को समझे। ठीक है, और वहाँ उस समय के लोगों के जो पुरुष प्रधान है, घर का मुखिया है, पितृसत्तात्मक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या अभी डिस्कस किया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे देख रहे हैं कि इस सभ्यता के बारे में जानकारी के स्रोत हमारे पास
क्या हैं, इस सभ्यता के बारे में जानकारी के स्रोत मित्रों क्या हैं, इसे समझते हैं हम लोग। तो जरा देखते हैं इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत। तो ऋग्वैदिक कालीन या वैदिक सभ्यता के स्रोत, वैदिक सभ्यता के स्रोत यानी सोर्स ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। सोर्स ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड, इसे समझते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, आप एक चीज़ से समझ रहे होंगे कि ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में या वैदिक पीरियड, यहाँ वैदिक भी इंक्लूड कर लेंगे, एक साथ सोर्स सारे आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर हम सोर्स की यहाँ पर बात करें तो इस समय के जो सोर्स हैं वो आपके वेद हैं, वो आपके पुराण हैं, वो आपके वेदांग हैं, वो आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, महाकाव्य हैं। ये सारे के सारे स्रोत आपके वैदिक सभ्यता के बारे में हमारे जानकारी के क्या हैं, स्रोत के तौर पर जाने जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा स्रोत है वो आएगा, इंक्लूडेड करेंगे हम वैदिक साहित्य में। किस में इंक्लूडेड करेंगे? वैदिक साहित्य में इंक्लूडेड करेंगे, ठीक है। तो वैदिक साहित्य में जब इंक्लूडेड कर रहे हैं तो हमारे वेद आ रहे हैं इसी में, ठीक है। हमारे वेद आ रहे हैं, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ब्राह्मण ग्रंथ आ रहे हैं यहीं से। हमारे उपनिषद आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? उपनिषद इसी में इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। आपके अरण्यक आ रहे हैं, आपके अरण्यक इसी के बारे में बताएंगे हमें, वेदों के बारे में, ठीक है। इसी के बाद यदि हम बात करें, आपके वेदांग होंगे इसी कड़ी में, और आपके महाकाव्य भी हमें इसी के बारे में क्या करेंगे? जानकारी देंगे। तो सबसे पहले महाकाव्य, पुराण, ये सभी ही यहाँ पर इंक्लूडेड हो जाएंगे और इत्यादि, ठीक है। ये सब के सब हमें आर्यों के साहित्य के तौर पर जाने जाते हैं और ये सारा का सारा वेद साहित्य में इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेदों के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? वेदों के बारे में। तो जब हम वेदों के बारे में देखें मित्रों, तो सबसे पहले जो वेद आया है वो हमारा पहला वेद है ऋग्वेद। क्या है मित्रों? ऋग्वेद हमारा पहला वेद है। इसे जरा समझते हैं, कौन सा वेद है? पहला वेद है। अब बात आती है कि इसकी रचना की बात क्या है। तो जैसा कि हमने वैदिक पीरियड को दो भाग में बांटा है, तो एक हमारा ऋग्वैदिक है और दूसरा हमारा पोस्ट ऋग्वैदिक है। इसी प्रकार हमने इसे बांटा है। तो यहाँ पे ऋग्वैदिक की बात अगर हम कर लें तो ये आपका 1500 से 1000 BC के बीच इसकी क्या हुई है? रचना हुई है, ठीक है। इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे। तो इसका सबसे पहला फैक्ट्स आता है कि ये हमारे सभी वेदों में प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम यानी सबसे ओल्डेस्ट वेद हमारा कौन सा है? ओल्डेस्ट वेद हमारा ऋग्वेद ही है। क्या है? ओल्डेस्ट जो वेद है हमारा, वो हमारा क्या है? ऋग्वेद ही है। ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेद है, ठीक। दूसरी बात अगर हम बात करें, दूसरी बात यदि हम बात करें कि इसमें जो मंत्र हैं, क्या हैं? मंत्र हैं। इसमें जो मंत्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसके जो मंत्र हैं इसे मित्रों ऋचाएँ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऋचाएँ बोला जाता है, ठीक है। अगर हम इसके डिवाइड के बारे में बात करें तो ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में डिवाइड है। यानी ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, ठीक है। क्या हैं? 10 मंडल हैं। और इन 10 मंडलों में यदि हम बात करें, सारे मंडल एक साथ नहीं बना दिए गए हैं, मंडलों की रचना अलग अलग समय में हुई है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे प्राचीनतम मंडल कौन से हैं, प्राचीनतम मंडल, तो सबसे प्राचीनतम मंडल हैं आपके 2 से लेकर 7 मंडल तक आपके सबसे प्राचीनतम मंडल हैं।
जबकि अगर हम यहाँ पे नवीन मंडल के बारे में बात करें, नवीन मंडल जो है सबसे नवीन 1 और 10 है। क्या है? पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। ठीक है, कितने? सबसे नवीन मंडल है। और यहीं पर यदि हम बात करें कि यहाँ पर कितने श्लोक या कितने मंत्र हैं, जो मंत्र हैं इनकी अगर हम संख्या के बारे में बात करें, मंत्रों की संख्या, तो कई मंत्र रिपीटेड हैं और कई मंत्र सिंगल हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात कर लें तो इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? 4000, 10,462। कहीं आपको 468 लगेगी, कहीं हो सकता है 464 लिखे, लेकिन ये जो मंत्रों की संख्या है वो रिपीटेड मंत्रों की संख्या इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड बताई जाती है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, जो नंबर्स हैं वो फ्लक्चुएट कर जाते हैं, तो बच्चे को क्या हो जाता है? कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये इसमें मंत्रों की संख्या के बारे में बात की गई है। ठीक, अब बात की जाती है कि ये लिखे किस में हैं, किस भाषा में लिखा गया है। तो ये जो अगर हम बात करें तो इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी जो भाषा है वो किस भाषा है? तो मित्रों इसकी भाषा जो है वेद की वो संस्कृत है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। और यहीं पर यदि हम लिपि के बारे में बात करें, स्क्रिप्ट के बारे में बात करें ऋग्वेद की, तो मित्रों ऋग्वेद की जो स्क्रिप्ट है वो आपकी किस लिपि में है? वो आपकी ब्राह्मी लिपि में है। किस में है मित्रों? ब्राह्मी लिपि में है। किस में है? ब्राह्मी लिपि में है। यानी हमारे ऋग्वेद जो लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद का जो संकलन किया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का जो संकलन किया गया है या ऋग्वेद के सभी प्रकार के वेदों या मंडलों को एकत्र करने का जिस व्यक्ति द्वारा काम किया गया है, तो इसके संकलनकर्ता का नाम है वेदव्यास। क्या है? वेदव्यास द्वारा इसका संकलन किया गया है। ठीक है, दूसरी बात और चलते हैं आगे। जो ऋग्वेद है, यहाँ पर ये भी बात सुन लीजिए, जो ऋग्वेद है वो आपका किस फॉर्म में लिखा गया है? फॉर्म का मतलब है कि ये आपका पैराग्राफ में लिखा गया है, यानी ये गद्य में लिखा गया है या ये पद्य में लिखा गया है। तो ये जो आपका ऋग्वेद है, ये जो ऋग्वेद है मित्रों आपका, ये आपका पूरा का पूरा पद्यांश में है, यानी पद्य के रूप में है, यानी पोइट्री की फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? पोइट्री की फॉर्म में लिखा गया है। किसकी फॉर्म में लिखा गया है मित्रों? पोइट्री की फॉर्म में इसे लिखा गया है। तो ये आपके ऋग्वेद के फीचर्स हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे फीचर्स और बताए जाएंगे। ठीक है, ठीक, ये कर लेना। एक चीज़ यहाँ पे और देखते हैं, ये जो इसका पढ़ता है, जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के मित्रों पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्रा कहा जाता है, होत्र कहा जाता है, या इसे होत्रा के तौर पर, होता के तौर पर भी कहा जाता है। यानी जो ऋग्वेद का पाठन का काम करता है, जो पढ़ने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे होत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? होत्र बोलते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका ऋग्वेद का एक संक्षिप्त ओवरव्यू दिया गया है। अब हम ऋग्वेद के अंदर चलते हैं। ये तो एक ऐसा ओवरव्यू दिया गया था जो बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में क्या क्या होगा, क्या क्या है, अब किस में क्या है, किसे किसने लिखा है, इसके बारे में भी आगे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस पेपर में इसके बारे में भी क्या होता है? पूछा जाता है। आगे चलते हैं। तो आगे चलने की राह में सबसे पहले आता है आपका कि ऋग्वेद के जो मंडल हैं, इसके कौन से मंडल की रचना किसने की है? ठीक है, ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले मंडल की। किसके? पहले मंडल की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम मंडल जो है वो किसने लिखा है? तो प्रथम मंडल जो है वो कण्व ऋषि ने लिखा है। किसने?
कण्व ऋषि द्वारा लिखा गया है। यानी प्रथम मंडल कण्व ऋषि द्वारा है। ठीक, द्वितीय मंडल की अगर हम बात करें, यहाँ पर द्वितीय मंडल के बारे में बात करें तो गुत्सम हैं। क्या हैं? गुत्स। ठीक, द्वितीय मंडल के बारे में बात करें तो ये हैं आपके गृत्समद। गृत्समद ऋषि आपके द्वितीय मंडल के बारे में बात करते हैं। यहीं पर अगर हम तृतीय मंडल के बारे में बात करें, किसके बारे में? तृतीय मंडल के बारे में। तो तृतीय मंडल काफ़ी फेमस मंडल है और सबसे इम्पोर्टेंट मंडलों में से एक है। तो इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। और इसी मंडल में विश्वामित्र ने क्या लिखा था? इसी मंडल में विश्वामित्र ने जो था वो आपका गायत्री मंत्र का संकलन किया था, यानी गायत्री मंत्र बनाया था। ठीक है, अगर यही गायत्री मंत्र के बारे में बात करें कि ये जो गायत्री मंत्र है ये समर्पित किसे है, यानी किस देवता को ये समर्पण किया गया है, तो ये सावित्री देवता को समर्पित किया गया है। ठीक है, सावित्री देवता को समर्पित है। ठीक जिसका और इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका सावित्री मंत्र, और अगर हम इसकी बात करें, इस गायत्री मंत्र का प्रयोग सूर्य भगवान की स्तुति के लिए, सूर्य की स्तुति के लिए किया जाता है। किसके लिए? सूर्य की स्तुति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे तीसरे मंडल की कहानी हुई। अगला चलते हैं हमारा चतुर्थ, यानी जो चौथा मंडल है, इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी वामदेव ने। किसने की थी? वामदेव ने। पांचवें मंडल की अगर हम यहीं पे बात कर लें मित्रों, तो पांचवा मंडल जो है इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी अत्रि ने। किसने की थी मित्रों? अत्रि ने। छठवें मंडल की बारे में बात करें तो छठवें मंडल, जो छठवां मंडल है वो किसने बनाया है? तो छठवां मंडल जो है वो भरद्वाज ऋषि द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? भरद्वाज ऋषि द्वारा निर्मित है। ठीक है, सातवें मंडल के बारे में बात करें, सातवां मंडल मित्रों, सातवां मंडल, तो सातवां मंडल जो है वो हमारे वशिष्ठ द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? गुरु वशिष्ठ द्वारा निर्मित है। आठवां मंडल अगर हम बात करें तो आठवां मंडल मित्रों आपका जो है वो कण्व ऋषि, आठवां मंडल किसने? कण्व ऋषि द्वारा निर्मित है। नौवां मंडल के बारे में बात करें तो मित्रों नौवां मंडल जो है वो अंगिंग ऋषि के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? अंगिंग ऋषि। अंगिंग ऋषि के द्वारा निर्मित है। ठीक है, दसवें मंडल के बारे में अगर हम बात करें, जो हमारा दसवां मंडल है वो महासूक्त मंडल है। क्या है? महासूक्तीय मंडल है। ठीक, और ये 9 और 10 महत्वपूर्ण मंडलों में से एक हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण मंडलों में से एक हैं। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कुछ मंडलों की, तो जो सातवां मंडल है जो विशिष्ट द्वारा है, ये किस देवता को समर्पित है? तो सातवां मंडल अगर हम बात करें तो ये वरुण देवता को समर्पित है। किसे समर्पित है? वरुण देवता को समर्पित है। नौवें मंडल के बारे में यदि हम बात करें तो नौवां मंडल जो है वो किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम 10वां मंडल के बारे में बात करें तो ये जो है वो जाति या वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। किससे है मित्रों? वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर गायत्री मंत्र की स्तुति है। महासूक्ति में अगर हम बात कर रहे थे तो इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। यानी इस 10वें मंडल में जो बात की गई है वो कैसी बात की गई है? इसमें वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन,
और यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, इसमें बताया गया है कि जो भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था है वो कैसी है और किस प्रकार आई है, ऐसा वर्णन हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। जरा इसमें देख लेते हैं कि क्या है। जो ब्रह्मा हैं उनके जो वर्ण बांटा हुआ है वो 4 वर्णों में बटा हुआ है, यानी ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, ठीक है, उसके बाद वैश्य, ठीक है, और उसके बाद आपके शूद्र हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कहा गया है, तो जो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं वो क्या हैं, वो ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं। जो ब्रह्मा के कंधों से जिनका उद्भव हुआ है वो क्षत्रिय हैं, और जिनका उद्भव ब्रह्मा के उदर से यानी पेट से हुआ है वो वैश्य हैं, और जिनका ब्रह्मा के चरणों से हुआ है वो शूद्र हैं। यानी जिस क्रम में ये वर्णन लिखा है उसी क्रम में उन्हें समाज में वही पद सोपान भी दिया गया है। यानी शीर्ष पर ब्रह्मा हैं, ब्राह्मण हैं, उसके बाद क्षत्रिय हैं, उसके बाद वैश्य हैं, उसके बाद शूद्र हैं। ब्राह्मण का काम है सोसाइटी में ज्ञान का अर्जन करना। यहाँ ये बात ध्यान रखना, जैसा ये वर्ण व्यवस्था की गई है, ये अभी वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है, जन्म आधारित नहीं बनी थी। अभी जो वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई गई है कि आपका क्षत्रिय में जन्म हो गया तो आप क्षत्रिय हैं। बाद के दौर में ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर बनी वर्ण व्यवस्था में तब्दील हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो ब्राह्मण का काम है वो शिक्षा देने का है, क्षत्रिय का काम है वो सेवा सबकी रक्षा करने का है, वैश्य का काम है पालन करना है, शूद्र का काम है ऊपर के तीनों की सेवा करने के लिए शूद्र का उद्भव हुआ है, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा भी ऋग्वेद में एक वाद्य का वर्णन और मिलता है, और वो काफ़ी महत्वपूर्ण वर्णन है, और वो वर्णन है आपका 10 राग युद्ध का। किसका वर्णन है मित्रों? 10 राग युद्ध का। यानी ऋग्वेद में हमें एक युद्ध मिलता है जो 10 राग युद्ध के रूप में जाना जाता है, और इसका जो वर्णन है वो 7वें मंडल में मिलता है। किस मंडल में मिलता है मित्रों? 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। जो ये युद्ध है ये कहा जाता है क्या कहा जाता है कि ये एक राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच हुआ था, और जो ये युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था? वो रावी नदी के किनारे हुआ था। रावी नदी के किनारे इस युद्ध का बारे में हमें उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में यदि हम बात करें तो ये उल्लेख इतना हमें मिलता है। अब ऋग्वेद या वेदों की जो भाषा होती है वो काफ़ी क्लिष्ट होती है, काफ़ी कठिन होती है, लोगों को आसानी से समझ में नहीं आती। जैसे आप देखते हैं कि रामशरण शर्मा की बुक 11th में आपको कम समझ में आती हो सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास 6 में आपको ज़्यादा समझ में आता हो। तो ऐसे ही ऋग्वेद के ऊपर कई ग्रंथ लिखे गए हैं। उन्हीं एक ग्रंथों में एक ग्रंथ है जिनका संकलन है, जिसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वो ऋग्वेद के ऊपर लिखे गए ग्रंथों का एक संकलन है। तो उन ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो केवल ऋग्वेद पर ही बेस्ड हैं। ज़रा उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ऋग्वेद पर आधारित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो ऋग्वेद पर बेस्ड 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कितने हैं? 2 ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, 2 ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद पर आधारित ऋग्वेद के लिए 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से ऋग्वेद पर आधारित 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं? जरा इसमें अगर हम देखें तो ये हैं आपके एक है आपका ऐतरेयी ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? ऐतरेयी ब्राह्मण ग्रंथ। और दूसरा है आपका कौस्तकी ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा है? कौस्तकी। यानी आपको याद केवल इतना करना है कि क्या याद करना है? आपको याद करना है एक,
क्या करना है मित्रों, आपको यहाँ पर याद करना है एक, यानी एक जो है यानी ए का एतरई का ए और कौस्तिकी का के, ब्राह्मण ग्रंथ का इसका क्या हो जाएगा, इसका जो याद करने के लिए बात आ जाती है वो आपकी क्या आ जाती है, एक आ जाती है। ये तो ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। ऐसे ही ऋग्वेद के ऊपर एक उपवेद भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है, एक उपवेद भी लिखा गया है, जिस उपवेद का नाम है आयुर्वेद। क्या नाम है, आयुर्वेद है। क्या नाम है इसका, आयुर्वेद है। और यदि हम इसके रचनाकार के बारे में बात करें तो इसकी रचना की थी प्रजापति ने। किसने की थी मित्रों, इसकी रचना प्रजापति द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, प्रजापति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा मित्रों की गई थी, प्रजापति के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, प्रजापति के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक, ये तो हो गया। इसके अलावा मैंने जो आपसे बात की थी युद्ध के बारे में, ऋग्वेद में जो वर्णन किया है 7वें मंडल में, उसमें 5 ऋग्वेद में 5 मुख्य कबीले बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं, 5 मुख्य कबीले बताए गए हैं। और इन कबीलों को क्या कहा जाता था, ये जो कबीले होते थे ये क्या कहलाते थे मित्रों, ये जन कहलाते थे। क्या कहलाते थे, जन कहलाते थे। और इन्हीं 5 कबीलों में एक कबीला था जो 5 कबीले थे, इसे पंचजन बोला जाता था। क्या बोला जाता था, पंचजन बोला जाता था। इन्हीं 5 कबीलों में एक कबीला जो था वो भरत वंश पे बेस्ड था, यानी भरतवंशी था। ठीक है, और इस भरतवंश के जो राजा थे, राजा का नाम अगर हम बताएं तो इस भरतवंशी राजा का नाम सुदास था। क्या नाम था, सुदास था। ठीक है, और इसके अलावा जो 10 इनके साथ जो युद्ध हुआ था, 10 राजाओं के साथ मिलकर एक अन्य जन बना हुआ था। 10 राजाओं ने मिलकर एक अन्य जन बनाया था, राजाओं का दल का जन हुआ था, इनके साथ युद्ध हुआ था। और इस युद्ध का नाम है 10 राग युद्ध। क्या नाम है, 10 राग युद्ध। रावी नदी के तट पर हुआ था। और इन 10 कबीलों में एक कबीला क्या था, इन 10 कबीलों में एक कबीला पुरु था। क्या नाम था, पुरु था। आगे जाके इसी पुरु कबीले की भरत वंश के साथ मित्रता हो जाएगी और यही भरत और पुरु मिलके एक नया वंश बनेगा, जो आप 16 महाजनपदों में किसके नाम से जानेंगे, कुरु राजवंश के नाम से जानेंगे। और जिसमें आगे जाके 2 वंश होंगे और उनके बीच एक युद्ध होगा, एक कौरव और एक पांडव। इसके बारे में उल्लेख हमें महाभारत महाकाव्य में मिलता है। तो आप समझे इंटरलिंक, जो 10 राग युद्ध में था भरतवंशी, और इन 10 राजाओं के बीच एक राजा वंश था, जन था, जो पुरु जन था। बाद में जब युद्ध का परिणाम निकल आएगा तो काफ़ी समय बाद पुरु और भरतवंशियों की आपस में मित्रता हो जाएगी। और इन्हीं भरतवंशियों में वंश में आगे चलकर जो वंश निकलेगा दोनों से मिलकर, वो कुरु वंश कहलाएगा। और ये वंश जहाँ पर होगा वो क्षेत्र हम लोग आज जानते हैं, हरियाणा में कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से मित्र जानते हैं, कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो आप ये समझ रहे होंगे जो इंटरलिंक है। ठीक है, ऋग्वेद की जो ये कहानी है ये आप समझ रहे होंगे। आगे जाके ऋग्वेद में आपको कुछ और विशेषताएं भी जाननी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ और भी विशेषताएं भी क्या होंगी, जाननी पड़ेंगी मित्रों। तो जो विशेषताएं हम लोग जानेंगे वो हम लोग ऋग्वेद में किसके अनुसार जानेंगे, वो हम जानेंगे ऋग्वेद में विशेषताओं को जब अंतर करेंगे हम, जब हम ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल की आपस में तुलनात्मक आपको एनालिसिस कराएंगे, तब इसके बारे में आगे भी बताएंगे। ठीक है, तो अभी तो हम लोग वेद के बारे में जान रहे थे। तो ऋग्वेद के बाद अगला जो वेद है वो हमारा दूसरा वेद है, वो है सामवेद। क्या है मित्रों, सामवेद है। क्या है,
साम वेद के बारे में जानते हैं। तो साम वेद जो कि बना है शब्द साम से, किससे बना है? साम से, जिसके अर्थ के बारे में हम बात करें तो ये अर्थ इसका होता है गायन। क्या अर्थ होता है? गायन होता है या गान होता है, या इसे सिंगिंग के नाम से भी जानते हैं, या इसे क्या जानते हैं? सिंगिंग के नाम से। यानी जो सामवेद है वो आपका संगीत का वेद है। किसका वेद है? संगीत का वेद है। और इसी में हमें 7 सुर दिखते हैं। 7 सुर कौन से? यही आपके सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक, तो ये आपके जो हैं वो कौन को? सा रे गा मा पा धा नी। ठीक, सा रे गा मा पा धा नी, ये हमें इसी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम ये जो वेद बता रहे हैं, जो सामवेद है, ये आपकी रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। सामवेद जो बना है वो आपका उत्तर वैदिक काल में बनेगा। यानी अब जो कहानी चल रही है वो आपकी चलेगी उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, तो सबसे पहले संगीत के वेद है और इसी में सबसे पहले हमें 7 सुरों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले हमें 7 सुरों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसी सब के कारण इसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक के तौर पर भी हम इसे क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें इस वेद के बारे में, तो इस वेद के उपवेद को अगर हम देखें तो इसका जो उपवेद है ये वेद है आपका गंधर्व वेद। कौन सा वेद है? गंधर्व वेद इसका उपवेद है। कौन सा वेद है मित्रों? गंधर्व वेद इसका उपवेद है। और जिसकी रचना के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी रचना किसने की थी? नारायण नारद ने की थी। किसने की थी? नारद ने की थी। ठीक है, अगर हम यहीं पर इसके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बात करें, किसके बारे में मित्रों? ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। क्या है मित्रों? इसका ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। और इसी पंचविश को वान्द्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वान्द्य ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है मित्रों। ठीक है, यहीं पर यदि हम बात करें इस वेद का उच्चारण करने वाला या इसको पढ़ने वाला क्या कहलाता है? तो इस वेद के उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, उद्गाता कहा जाता है। और ये जो पूरा का पूरा वेद है, ये पूरा वेद ये पूरा का पूरा पद्य में है। किस में है? ये भी पूरा का पूरा पोइट्री फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखना, जो आगे के वेद आ रहे हैं वो ये समझिए कि ऋग्वेद का ही अगला एनालिसिस आ रहा है। अगला आगे की एनालिसिस या रिसर्च के तौर पर उभर के आ रहे हैं। नेक्स्ट वेद के बारे में यदि हम देखते हैं तो ये इसकी ज़रा फ़ोटो ले लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, उसके बाद हम लोग अपने अगले वेद पर चलते हैं। अगला हमारा वेद है उत्तर वैदिक काल। क्या है मित्र? यजुर्वेद। अगला हमारा वेद है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद जो है, जो जिस शब्द से मिलकर बना है वो शब्द है आपका यजुर। क्या शब्द है? यजु। किस से मिलकर बना है? वो बना है आपका यजु शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ अगर हम यहाँ पे निकालें तो इसका अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के, ठीक है, इसमें यदि हम बात करें तो कुल मिला के यहाँ पे यज्ञ के नियम, यज्ञों के नियम और अन्य धार्मिक कार्यों की प्रक्रियाएं और अन्य धार्मिक
धार्मिक कार्यों की प्रक्रियाएं और पालन के बारे में बताया जाता है। पालन के बारे में बताया जाता है। ठीक है मित्रों, बारे में बताया जाता है। ठीक, इसके बाद अगर हम आगे की बारे में बात करें तो इसमें जो ये है ये दोनों फॉर्म में है। ये गद्य में भी है और ये जो है पद्य में भी है। जो गद्य वाला है भाग है वो आपका दो भागों में बटा हुआ है, गद्य और पद्य में। ठीक, एक भाग जो आपका कहलाता है दो भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? दो भागों में। जो एक भाग है वो आपका कहलाता है कृष्ण यजुर्वेद। क्या कहलाता है? कृष्ण यजुर्वेद। जबकि दूसरा भाग कहलाता है शुक्ल यजुर्वेद। क्या कहलाता है? शुक्ल यजुर्वेद कहलाता है। यहाँ पर यदि हम बात करें जो ये है वो 3 ब्रांचों में, ये है वो 4 भागों में बटा है। कितने में बटा है? 4। जबकि ये जो बटा है ये कितने भागों में बटा है? ये आपका 2 भागों में बटा है। ये 4 कौन कौन सी ब्रांचों में बटा है? तो ये आपका कंठक में बटा है, कंठक में बटा है, कपिस्थन में बटा है। किसमें? कपिस्थन में बटा है। ठीक है, मैत्रेयी में बटा है। किसमें? मैत्रेयी में बटा है। और आपका तैत्तिरीय संहिता में बटा है। किसमें? तैत्तिरीय संहिता में बटा है। समझे? किसमें बटा है? तैत्तिरीय संहिता में बटा हुआ है। और यदि यहाँ पे बात करें तो ये आपका कण्व और मध्यांदिनी में बटा हुआ है। क्या? मध्यांदिनी में बटा हुआ है ये। ठीक, ये आपका है। ठीक, अगर यहीं पर आगे हम बात करते हैं कि इसका उपवेद क्या है। क्या है मित्रों इसका उपवेद? तो इसका उपवेद है धनुर्वेद। क्या है इसका उपवेद? धनुर्वेद। और इस उपवेद की रचना किस व्यक्ति ने की है? तो इस उपवेद की रचना की है विश्वामित्र ने। किसने की है मित्रों? विश्वामित्र ने की है। ऐसे ही यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में यदि हम बात करें तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं। एक आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा है मित्रों? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय। और दूसरा है आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसका। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम बात करें कि इसके उच्चारण करने वाले को या इसके ऋग्वेद यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो मित्रों यजुर्वेद के पढ़ने वाले को कहा जाता है अधोर्य। क्या कहा जाता है? इसके पढ़ने वाले को कहा जाता है अधोर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? अधोर्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका यजुर्वेद है जिसमें धार्मिक क्रियाकलापों, धर्म यज्ञों, यज्ञ कुंडों की नापतोल के बारे में बात की गई है। सारे यज्ञों, वाजपेयी यज्ञ हो, आपका सुमेध यज्ञ हो, आपका और भी कोई यज्ञ हो, इन सब की जानकारी हमें यजुर्वेद से ही प्राप्त मित्रों क्या है? होती है। और इसके अलावा इसे भारत की ज्योमेट्री का भी जन्मदाता कहा जाता है। यानी ज्योमेट्री ऑफ जो ज्यामिति है उसके बारे में भी जानकारी हमें यजुर्वेद से ही मिलती है। ज्यामिति के बारे में भी जानकारी मित्रों हमें किससे मिलती है? यजुर्वेद के से भी। ठीक है, आप इसका चित्र लीजिए, इसकी पिक्चर ले लीजिए मित्रों। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे अगला है हमारा कौन सा? अगला है हमारा मित्रों वेद, अथर्ववेद। कौन सा है मित्रों? अथर्ववेद। चौथा वेद है जो, वो क्या है? अथर्ववेद। इस वेद को श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ वेद, या इसका एक और नाम है ब्रह्मवेद। क्या है? ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अथर्ववेद या धर्मवेद। इस वेद की रचना जिस व्यक्ति द्वारा की गई है उस व्यक्ति का नाम है अथर्वा
ऋषि। क्या नाम है? अथर्वा ऋषि। किसके द्वारा की गई है इसकी रचना? अथर्वा ऋषि के द्वारा इसकी रचना क्या है? की गई है। ये जो वेद है मित्रों, इसकी विशेषताओं में जाएं तो ये सबसे नवीनतम वेद है। क्या है? सबसे नवीनतम वेद जो है हमारा, वो हमारा अथर्व वेद ही है। क्या है? अथर्व वेद ही है, जिसमें काला जादू, क्या है? काला जादू, टोना, मायाजाल, वशीकरण, जितने भी भूत पिशाच हैं वो सब इसमें ही आते हैं। भूत पिशाच, भूत पिशाच, प्रेत आत्माएं, प्रेत आत्माएं, प्रेत आत्माएं, ठीक है, विवाह संबंधी, ये सब के सब आदि सभी किससे आएगा? वो आपका अथर्ववेद के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। जो इसको पढ़ता है, इसको पढ़ने वाला व्यक्ति, इसका ज्ञाता क्या कहलाता है? इसका ज्ञाता ब्रह्मा कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? इसका ज्ञाता ब्रह्मा कहलाता है। जैसे आधुर्य था, जैसे आपका होत्र था, जैसे आपका पंचविश था, वैसे ही ये है। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में यदि हम बात करें, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में यदि हम बात करें तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा है मित्रों? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक। यदि यहीं इसके हम उपवेद के बारे में बात करें, क्या है इसका उपवेद? तो इसका उपवेद है शिल्पवेद। क्या है मित्रों? शिल्पवेद है। और इसकी रचना जिसने की उसका नाम क्या है? उसका नाम विश्वकर्मा है। क्या है मित्रों? विश्वकर्मा है उपवेद का। ठीक है। और यहीं पर यदि हम बात करें इसमें जो मंत्र हैं उनकी संख्या के बारे में बात करें तो इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? 6000 मंत्र हैं। ठीक है। और यहाँ पर यदि बात करें इसी अथर्ववेद में जिस व्यक्ति की रचना की चर्चा की गई है तो राजा परीक्षित, किसकी? राजा परीक्षित की सबसे पहली, परीक्षित के बारे में चर्चा यहीं पर सर्वप्रथम की गई है। यहीं पर सर्वप्रथम की गई है। ठीक है। पहली बार यहीं पर की गई है। और जो परीक्षित हैं इन्हें जो बताया गया है, इन्हें यहाँ पर मृत्यु लोक का देवता का राजा या मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। क्या कहा गया है परीक्षित को? परीक्षित को मित्रों यहाँ पर मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। क्या कहा गया है? मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पर जो अन्य चर्चा की गई है तो यहाँ पर मित्रों मगध और अंग देश की चर्चा भी यहाँ पर की गई है। अंग देश की चर्चा भी यहाँ पर की गई है। ठीक है। और यहीं पर यदि हम बात करते हैं आगे कि औषधि की चर्चा, औषधि या दवा वगैरह औषधि की भी चर्चा यहीं पर मिलती है। इसके अलावा वाराणसी का जो उल्लेख है सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही चर्चा की गई है। सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही चर्चा की गई है। आप ये भी जानते होंगे कि समकालीन विश्व में सबसे पुराना जीवित जो शहर है वो हमारा बनारस ही है। यानी विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर जो है वो बनारस ही है, और जिसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। क्या मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। इसके अलावा
अथर्ववेद में, ऋग्वेद में भी हालांकि चर्चा इसकी है सभा और सम्मति की, लेकिन अथर्ववेद में सभा सम्मति का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। क्या? अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और सम्मति का उल्लेख किया गया है। सम्मति का उल्लेख है और इन्हें क्या बताया गया है? इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। किसका बताया गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां यहाँ पर इसे बताया गया है। कहाँ पर? अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों के तौर पर इसका उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, तो मित्रों ये तो थे आपके वेद। अब वेदों के साथ साथ हमारे इतिहास के बारे में जानकारी के हमारे पास अन्य भी स्रोत हैं, तो ज़रा हम अन्य स्रोत की भी चर्चा कर लें। तब तक आप इसकी पिक्चर लीजिए। अन्य स्रोतों पर चलते हैं। अन्य स्रोतों पर चलें तो सबसे पहले बात आती है आरण्यकों की। किसकी आएगी? आरण्यक। आरण्यक पे अगर हम बात करें तो अरण्यक का अर्थ होता है वन। अरण्य का अर्थ क्या है? अरण्य का अर्थ है वन, यानी जो वनों में बैठ के ग्रंथ लिखे गए उन्हें हम क्या बोलेंगे? अरण्यक ग्रंथ लिखें बोलेंगे। यानी वो ग्रंथ जो वनों में बैठकर लिखा गया, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम अरण्यक बोलेंगे। क्या बोलेंगे मित्रों? उसे हम अरण्यक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 7 अरण्यक ग्रंथों का उल्लेख है। कितने ग्रंथ हैं? 7 अरण्यक ग्रंथ हैं, जिनमें से कुछ अरण्यक ग्रंथ आपको दिखाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऋग्वेद के अरण्यक ग्रंथ क्या हैं, तो ऋग्वेद के अरण्यक ग्रंथ आप जानते होंगे, एक यानी ऐतरेयी एवं कौस्तकी अरण्यक ग्रंथ हैं। कौस्तकी अरण्यक ग्रंथ हैं। ठीक है, यजुर्वेद के बारे में यदि हम बात करें तो इसके शतपथ यानी तैतरेयी हैं, शतपथ हैं। ठीक है, और एक और है जिसका नाम है बृहदारण्यक। अरण्यक। ठीक है, सामवेद की बारे में बात करें, सामवेद के बारे में, तो सामवेद का जो अरण्यक है वो जैमिनी और छंदोग्य है। जैमिनी है और छंदोग्य है। ठीक है, और यदि हम यहीं पर अथर्ववेद के बारे में बात कर दें, ठीक है, तो ये क्या है? 4, 3, 7, तो ये 7 अरण्यक हो गए हैं। ठीक, 7 क्या हो गए हैं? अरण्यक। अगले पे अगर हम चलें, अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है उप और निषद, यानी किससे मिलकर बना है? उप और निषद। उप माने होता है उप माने होता है समीप। क्या होता है? समीप। और निषद माने होता है निकट, यानी वो ग्रंथ जो गुरु के समीप बैठकर लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं मित्रों? उसे हम उपनिषद बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, इनकी अगर हम संख्या के बारे में बात करें, कुल संख्या, इनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी कुल संख्या मित्रों जो है वो है आपकी 108। ठीक है, और इनमें से 12 जो हैं वो प्रमाणित हैं। कितने प्रमाणित हैं? 12 प्रमाणित हैं। 12 प्रमाणित में यदि हम बात करते हैं अपने ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में हैं आपके ऐतरेयी। कौन कौन से हैं? ऐतरेयी और कौस्तकी। ठीक है, पहला।
दूसरे के बारे में बात करें यजुर्वेद, यजुर्वेद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे उपनिषद हैं तैतरयी, ठीक है, कंठ, श्वेतेश्वर, श्वेतेश्वर, ईश, बृहदारण्यक, ठीक। यहीं पर यदि हम बात कर लें सामवेद की, किसकी, सामवेद की, तो सामवेद में है छंदोग्य, छंदोग्य और केन। और यहीं पर यदि हम बात कर लें अपने अगले अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में कौन कौन से हैं, एक आपका प्रश्न है, एक आपका मुंडक है और एक आपका मांडूक्य है। क्या है, मांडूक्य है, ठीक है, क्या है, एक आपका मुंडक है, एक आपका मांडूक्य है, ठीक। तो ये आपके प्रमुख उपनिषद हैं। इसके अलावा उपनिषदों में क्वेश्चन और बनता है मित्रों कि किस उपनिषद से क्या लिया गया है। तो यदि हम उपनिषद के बारे में और बात करें तो कुछ उपनिषद ऐसे हैं, ठीक है, जरा देखते हैं। जैसे आपका मुंडोक उपनिषद, कौन सा है, मुंडोको उपनिषद, मुंडोक उपनिषद, मुंडोक उपनिषद के बारे में यदि हम बात करें तो इससे हमने क्या लिया है, इससे हमने लिया है सत्यमेव जयते। क्या है, सत्यमेव जयते हमारा मुंडोक उपनिषद से है, ठीक। दूसरा अगर हम देखें बृहदारण्यक से, बृहदारण्यक से, बृहदारण्यक, इससे हमने लिया है क्या, इससे हमने लिया है आपका अश्वमेध यज्ञ के बारे में चर्चा। अश्वमेध यज्ञ की चर्चा कहाँ पे की गई है, अश्वमेध यज्ञ की यहीं से की गई है चर्चा। तीसरे की अगर हम बात करें कठोपनिषद, कठोपनिषद जो है इससे क्या लिया गया है, तो कठोपनिषद से नचिकेता, क्या, नचिकेता एवं यमराज का संवाद लिया गया है। क्या लिया गया है, नचिकेता एवं यमराज संवाद लिया गया है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें आगे ऐतरेयी, ऐतरेयी के बारे में बात करें तो इसमें राजा की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, राजा की उत्पत्ति के बारे में हमें ऐतरेयी उपनिषद में बताया गया है, ठीक है। और यहीं पर यदि हम मंडूक उपनिषद के बारे में, मांडुक्य उपनिषद के बारे में बात करें, वो था मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, और अब है मांडुकोपनिषद। किसके बारे में, मांडुकोपनिषद, इसके बारे में बात करें मांडुकोपनिषद तो यहाँ पर सत्यम शिवम सुंदरम, ये हमारा मांडूक्य उपनिषद में लिया गया है। मांडूक्य उपनिषद यजुर्वेद के ही भाग हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमें चर्चा यहाँ पे बैठकर ली गई है, मुंडक और मांडूक्य। तो मुंडकोपनिषद जो है, जो अथर्ववेद में है, ठीक, इसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे उपनिषद और अरण्यक थे। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे जो हमारा है वो है हमारे वेदांग। क्या है मित्रों, वेदांग हैं। तो वेदांग कितने हैं, तो वेदांग बेसिकली सूत्र होते हैं, नियम होते हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 6 हैं। कितनी हैं, 6 हैं। तो कौन कौन से हैं इसकी ज़रा देखें। तो सबसे पहले है शिक्षा। शिक्षा का अर्थ होता है ध्वनि शास्त्र, यानी अगर हम यहाँ पर अर्थ लिखें और तो ये है आपका ध्वनि शास्त्र। क्या है, ध्वनि शास्त्र, ठीक है। यदि बात करते हैं यहाँ पे कल्प सूत्र की, किसके बारे में मित्रों, कल्प सूत्र के बारे में। तो कल्प सूत्र है आपका धार्मिक आचरण शास्त्र। धार्मिक आचरण शास्त्र के बारे में जानकारी हमें
कल्प सूत्र के माध्यम से मिलती है। ठीक है, व्याकरण के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? व्याकरण के बारे में बात करते हैं। तो व्याकरण जो है वो हमें व्याकरण मतलब व्याकरण का अर्थ है। ठीक, चौथे में बात करें तो निरुक्त है। क्या है? निरुक्त है। और निरुक्त का अर्थ होता है व्युत्पत्ति शास्त्र। क्या है? व्युत्पत्ति शास्त्र जो है वो आपका निरुक्त के अंतर्गत आता है। पाँचवें में अगर हम देखें तो है आपका छंद। क्या है? छंद, जो माप सिद्धांत के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? माप सिद्धांत के बारे में बताता है। छठवां जो है जो ज्योतिष के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ज्योतिष में। और ये हमें खगोल विज्ञान के बारे में बताता है। किसके बारे में मित्रों? खगोल विज्ञान के बारे में बताता है। ठीक है, खगोल विज्ञान के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कुछ सूत्र, कुछ स्रोत। ठीक, इसके अलावा वैदिक साहित्य के बारे में कुछ आइडेंटिफिकेशन भी होती हैं। जरा तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेते हैं। तो वैदिक साहित्य में हम तुलनात्मक अध्ययन में अगर देखें तो एक तरफ देखते हैं ऋग्वैदिक काल और दूसरी तरफ जो है हमारा उत्तर वैदिक काल है। क्या है? उत्तर वैदिक काल। समय के बारे में यदि हम बात करें, यहाँ पे जो समय है वो 1500 BC से 1000 BC तक का समय है। और ये 1000 BC से कब तक का समय है? 600 BC तक का समय है। ठीक है, यहीं पर यदि हम इनके क्षेत्र के बारे में बात करें तो इनका जो क्षेत्र है वो आपका सप्त सैंधव क्षेत्र है। कौन सा है? सप्त सैंधव क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? सप्त सैंधव क्षेत्र। ठीक है, यानी सिंधु प्लस 6 नदियाँ। ठीक है, 6 नदियाँ, तब ये 7 हो जाएंगी। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं उसे अगर हम बात करें, 7 नदियाँ हो जाएंगी। तो 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं इन्हें ज़रा देखें। तो सबसे पहले आपकी आती है सिंधु नदी। ठीक है, दूसरी आपकी आती है वितस्ता, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं वर्तमान समय में? जिसे हम लोग आजकल झेलम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? झेलम से। तीसरी नदी के बारे में बात करें तो अस्कनी। कौन सी? अस्कनी, जिसे आजकल किस नाम से जाना जाता है? चेनाब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चेनाब के नाम से जाना जाता है। चेनाब के नाम से जाना जाता है। चौथी अगर हम बात करें तो परुष्णी। कौन सी? परुष्णी, जिसे हम लोग रावी के नाम से जानते हैं। छठवीं के बारे में बात करते हैं विपाशा। कौन सी? विपाशा, जिसे आजकल व्यास के नाम से जानते हैं। छठवीं अगर हम बात करते हैं तो कौन सी है छठवीं? वो आपकी सरस्वती है। क्या है? सरस्वती, जिसे आज कई जगह घग्गर के तौर पर जानते हैं। सातवीं की बात करें तो सुतुत्री थी। कौन सी थी? सुतुत्री, जिसे सतलज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सतलज के नाम से जानते हैं। सतलुज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया। और इसका जो क्षेत्र है वो अफ़गानिस्तान, कश्मीर, पश्चिमी उत्तर गंगा मैदान और आपका उत्तरी राजस्थान, ये पूरा क्षेत्र इस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऋग्वैदिक की और इधर पोस्ट ऋग्वैदिक की। ठीक है, पोस्ट की। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, इसके 5 मुख्य कबीले थे। कितने थे? 5 मुख्य कबीले थे। 5 मुख्य कबीले कौन से हैं? क्या है? 5 मुख्य कबीले। 5 मुख्य कबीले के तौर पर जानते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता था? जिन्हें जन बोला जाता था। और इन्हीं 5 कबीलों को पंचजन के नाम से जानते हैं। इन्हीं पंचजन में एक जन होगा जो आपका भरत वंश का होगा। किसका होगा? भरत वंश। और यहाँ पर एक राजा होगा जो सुदास होगा। और यहाँ पर सुदास के साथ 10 अन्य कबीले, 10 अन्य राजा या जन का युद्ध होगा, जिसे
जिसे हम किस नाम से जानते हैं, 10 राग युद्ध के नाम से, 10 राग युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें इनकी हार होगी, ठीक है, और जिसमें इसकी हार होगी। और अगर हम इस युद्ध के वर्णन के बारे में बात करें तो इस युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में है। किस में है, अभी बताया है आपको, 7वें मंडल में है, ठीक है, 7वें मंडल में है, ठीक। और इस युद्ध में जब सुदास और यहाँ का एक राजा होगा, इन 10 में से एक राजा होगा पुरु, और ऊपर वाले भरत, यहाँ मिलकर एक राजवंश बनेगा जिसको कहा जाएगा कुरुवंश। क्या कहा जाएगा, कुरुवंश। और ये कुरुवंश हमें पोस्ट ऋग्वेदिक काल में दिखता है, इस काल में हमें दिखता है, ठीक है, इस काल में हमें दिखता है। बात समझिए, यहाँ पर ये कुरुवंश इस काल में हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अगर हम यहीं पर बात कर लें कि इस पंचजन के पुरोहित कौन थे, तो इनके पुरोहित विशिष्ट थे। कौन थे, विशिष्ट पुरोहित थे। और इन 10 जन के जो पुरोहित हैं वो कौन हैं, वो विश्वामित्र हैं। कौन हैं, विश्वामित्र हैं। और इसमें इनकी हार होगी और इनकी जीत होगी, और ये लोग क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे, ठीक है। ठीक, तो कुरुवंश आप समझ गए ना, पुरु प्लस भरत, इससे मिलके ये बना है, और ये दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र होगा, उसके आसपास का क्षेत्र के तौर पर जाना जाएगा, इसके पास के क्षेत्र के तौर पर जाना जाएगा। जिसकी अगर हम राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी हस्तिनापुर होगी। कहाँ पर होगी, हस्तिनापुर होगी। वर्तमान समय में ये मेरठ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, मेरठ में। और इन्हीं से बीच में एक युद्ध होगा जिसे भारत युद्ध कहा जाता है, या जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। क्या होता है, महाभारत के नाम से जानते हैं, ठीक। और इसी के साथ साथ इस क्षेत्र में और एक होगा क्षेत्र जो आपका प्रयागराज, क्या, प्रयागराज और कौशाम्बी के तौर पर भी जाना जाएगा, ठीक है, कौशाम्बी के तौर पर भी क्या होगा, जाना जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं इस क्षेत्र के व्यवसाय, कृषि और पशुपालन। क्या करते थे, कृषि और पशुपालन करते थे ऋग्वैदिक काल के लोग, ठीक। अब कृषि में किसकी, गेहूँ, जौ, चावल, इसकी यूज़ करते थे। पशुपालन से उन्हें क्या मिलता था, दूध मिलता था, मांस मिलता था और चमड़ा मिलता था। क्या मिलता था, दूध, मांस और चमड़ा। यहाँ के लोग घोड़े का भी क्या करते थे, घोड़े का भी पालन करते थे। इसके अलावा गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ, इसका भी क्या हुआ था, इसका भी पालन किया जाता था, ठीक है। जो कुछ शब्द मिले हैं, जैसे गो शब्द की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है गाय, ठीक है। गोमत की बात अगर हम करें, किसकी, गोमत की बात अगर हम करें, गोमत की बात कर दें तो गोमत का अर्थ होता है धनी व्यक्ति। क्या है, धनी व्यक्ति होता है। और ऐसे ही दुहित्री की बात करें, दुहित्री शब्द जो है इसका अर्थ होता है बेटी। क्या होता है, बेटी होता है, ठीक है मित्रों। यहीं पर अगर हम बात कर लें इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र के लोग केवल कृषि करते थे। क्या करते थे, केवल कृषि करते थे। पशुपालन किया जाता था, ठीक है। पशुपालन खेतों में जोतने के लिए करते थे, खेतों के में जुताई के लिए, खेतों में जुताई के लिए पशुपालन किया जाता था, ठीक है। भैंस पाले जाते थे, भैंसों का पालन होता था, ठीक, भैंसों का पालन किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर कृषि का जो देवता होता था, कृषि का देवता वो क्या होता था, इंद्र। यहाँ इंद्र की चर्चा हो गई है तो यहाँ पे बता दें कि इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में हमें 250 बार मिलता है, और अग्नि का उल्लेख हमें कितने बार मिलता है, 200 बार मिलता है। ये प्रमुख देवता हैं और ये मनुष्य और देवता के बीच संपर्क स्थापित करने वाले देवता हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस धातु का खोज की गई वो धातु लोहा है, और इस लोहे को लोहे की खोज की गई, और इस लोहे को जो है अयस्क कहा जाता था।
क्या कहा जाता था? अयस्क कहा जाता था। और ये कहाँ पे पहुँचा गया? ये 1000 BC के आसपास उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा में, कहाँ पर? अतिरंजी खेड़ा एटा के समीप क्या हुआ? खोजा गया था। ठीक है, एटा के समीप क्या हुआ? खोजा गया था। ठीक, ये तो थी इस समय की अर्थव्यवस्था और इस समय के लोगों का विचार। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं, इस समय की राज व्यवस्था पर चलें। किस पर? राज व्यवस्था पर। तो राज व्यवस्था पर चलें तो मैं बताऊं आपको 3 प्रकार की असेंबलियों का मामला मिलता है। सभा मिलता है, समिति मिलता है और आपका विदथ मिलता है। क्या मिलता है? विदथ मिलता है। ठीक है, सभा शब्द का प्रयोग यहाँ पर, सभा शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो कितने बार है? शब्द का प्रयोग 8 बार मिला है। कितने बार? 8 बार हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें पुरुष यानी मेल और फीमेल दोनों सदस्य होते थे। दोनों सदस्य होते थे। वो क्या कहलाती थी? वो सभा कहलाती थी। ठीक है, सभा कहलाती थी। जो पुरुष सदस्य होता था उसे सभे कहा जाता था। जो महिला सदस्य होती थी उसे सभावती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सभावती कहा जाता था। ठीक है, ये जो होता था, जो प्रमुख लोग होते थे वो इसके सदस्य होते थे, प्रमुख सदस्य होते थे। ठीक है, यहाँ पर बात करें, ये आम जनसभा थी। जैसी आपकी लोकसभा आम जनसभा होती थी, समिति क्या होती थी? आम जनसभा होती थी। और इसमें साधारण व्यक्ति, क्या? साधारण व्यक्ति प्रवेश करता था, प्रवेश करते थे। ठीक है, इसके बाद इसका अगर उल्लेख के बारे में बात करें तो इसका उल्लेख हमें कितने बार मिलता है? 9 बार मिलता है। कितने बार मिलता है? 9 बार हमें इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहाँ पर यदि हम विदथ के बारे में बात कर लें, वृद्ध और विद्वान लोगों की जो सभा होती थी, विद्वानों की सभा क्या कहलाती थी मित्रों? विद्वानों की सभा विदथ कहलाती थी। तो इस तरह मित्रों ये आर्य समाज का या वैदिक सभ्यता की राज व्यवस्था थी, जो बाद में लोहे की खोज के बाद द्वितीय नगरीकरण के तौर पर जानी गई। और यहाँ पर द्वितीय नगरीकरण के तौर पर हमें बड़े बड़े राज्यों और 16 महाजनपदों का उल्लेख के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज हम लोगों ने अपने इस सेगमेंट में आर्यों के बारे में जाना। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि द्वितीय नगरीकरण कब होता है। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज करके देख लीजिए। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले सेगमेंट पर। जो हमारा अगला सेगमेंट है वो क्या है? वो हमारा है अगला द्वितीय नगरीकरण, यानी अगला 16 महाजनपद युग। ठीक है मित्रों, तो अब हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करिए, उसे आगे बढ़ाइए और अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।